नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं आपके सामने। यहाँ पर MCQ रूप में क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ऑप्शन है नंबर ए 22 दिसंबर, बी 21 जून, सी 22 सितंबर और डी 3 जनवरी। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको डी 3 जनवरी। देखिए, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जबकि इनके बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है 3 जनवरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ए अपसौर, बी उपसौर, सी अपभू, डी उपभू। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपको है ये है उपसौर, आंसर बी। देखिए, अपसौर और उपसौर क्या होते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी, कितनी अधिकतम दूरी है? 15.2 करोड़ किलोमीटर पर होती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी कितनी है? 14.73 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी पर होती है। तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यानी सूर्य और पृथ्वी जब न्यूनतम दूरी है वो कितनी? 14.73 करोड़ किलोमीटर। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो गया कि न्यूनतम दूरी पर होती है, तो इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका उत्तर अभी मैंने बताया था, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में, कि इसकी अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। और इसको क्या कहते हैं? अपसौर की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? तो अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिया 3 जनवरी, बी 22 दिसंबर, सी 4 जुलाई और डी यह गति सदा समान रहती है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमने की जो गति है इसकी, यह क्या होती है? सदा समान रहती है। देखिए, इसका ऑप्शन डी सही है। इसकी गति क्या होती है? हमेशा समान रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जो कि एक समान गति है, उससे घूर्णन करती है। और इसको कुल समय कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह एक चक्कर क्या करती है? लगा लेती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है दोनों की अवधि समान होती है, बी है सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है, सी है सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से कम होती है और डी दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर बी, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। अब देखिए, सौर दिवस क्या होता है और नक्षत्र दिवस क्या होता है। जो सौर दिवस है, देखिए, एक निश्चित मध्यांतर रेखा पर जब सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो इसमें लगा समय सौर दिवस कहलाता है। और अवधि क्या होती है इसकी? 24 घंटे की होती है सौर दिवस की। ठीक है, और नक्षत्र दिवस क्या होता है? नक्षत्र दिवस में पृथ्वी क्या करती है? जो घूर्णन में समय लगाती है पूरा,
एक दिए हुए तारे के संदर्भ में और पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति पर जब वापस आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह अवधि कितनी होती है? तो यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट की होती है। इसलिए देखिए सौर दिवस क्या हुआ? अधिक हुआ और नक्षत्र दिवस कम हुआ। तो ऑप्शन इसका बी सही है। सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है दोनों के संदर्भ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, सी बृहस्पति तथा सूर्य, डी कुबेर तथा सूर्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। यानी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो खगोलीय एकक है वह एक खगोलीय एकक कितना होता है? 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है। और खगोलीय एकक क्या है? दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है यह। और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, बी फैदम, सी नॉटिकल मील और डी किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रकाश वर्ष। देखिए पृथ्वी से सितारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में हम नापते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में तय करता है। ठीक है। अतः प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का मात्रक है। और इसका मान कितना होता है? 9.4 इंटू 10 के पावर 15, 9.4 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है। तो 9.4 इंटू 10 के पावर 15 मीटर इसकी दूरी होती है। और फैदम देखिए दूसरा है, फैदम क्या होता है? तो फैदम क्या है? समुद्र से गहराई मापने की इकाई है। समुद्र से गहराई मापने की इकाई है। नॉटिकल मील क्या है? यह समुद्री दूरी की इकाई है। ठीक है। समुद्री दूरी की इकाई है। और एक नॉटिकल मील होता है 1.852 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का नंबर ए द्रव्यमान तथा भार कम हो जाता है, बी द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है, केवल द्रव्यमान में कमी आती है, या डी द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। चंद्रमा की सतह पर जब कोई वस्तु ले जाते हैं हम तो होता क्या है कि जैसे द्रव्यमान है उसका, ठीक है, तो द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए भार बराबर W = mg, पता है W = mg होता है। तो किसी चीज़ का जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान m वो तो सेम रहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो g का मान 1/6 रह जाता है। पृथ्वी की तुलना में यह 1/6 रह जाता है। तो जब यह 1/6 रह जाता है तो जी की वैल्यू बदल जाती है। तो जब जी की वैल्यू बदल जाएगी यहाँ पर तो वेट W जो है वो बदल जाएगा, भार। इस वजह से भार में क्या होता है? कमी आती है और द्रव्यमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सौर मास, 1 नक्षत्र मास, 1 संयुक्त मास, या उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका 1 संयुक्त मास। ठीक है। 1 संयुक्त मास इसका उत्तर है। पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ चंद्रमा की सूर्य के सापेक्ष गति भी है। ठीक है। चंद्रमा की क्या है? सूर्य के सापेक्ष गति भी है। पृथ्वी की परिक्रमा गति के विपरीत चंद्रमा सूर्य की ओर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है। जिससे यह पृथ्वी की परिक्रमा में 2.5 दिन पीछे रह जाता है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में 27 दिन 7 घंटे की अपेक्षा लगभग 1 महीना लग जाता है। इसी से
चंद्रमास 30 दिन का माना जाता है और सूर्य के सापेक्ष गति के कारण ही चंद्रमा प्रतिदिन 50 मिनट देर से उदय होता है। ठीक है, तो ये संयुक्त मास कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, अति उच्च ज्वार कब होते हैं, यानी स्पायरिंग टाइड्स कब आते हैं, ज्वार, उच्च ज्वार। पहला ऑप्शन है अमावस्या, दूसरा चंद्रमा का पहला चतुर्थक, तीसरा चंद्रमा का तीसरा चतुर्थक, चौथा पूर्णमासी। और अब ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला दूसरा चौथा है या दूसरा तीसरा चौथा है। सी में है पहला चौथा और डी में है दूसरा और तीसरा। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, उसका सही उत्तर है सी, पहला और चौथा, यानी अमावस्या और पूर्णमासी। तो अति उच्च ज्वार जो आते हैं वो कब होते हैं, वो अमावस्या और पूर्णमासी को आते हैं। देखिए, अति उच्च ज्वार क्या है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है, अतः उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। ठीक है, यह उच्च ज्वार कब होगा, तीनों स्थिति कैसे कब आती हैं, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके कमेंट हों वो कमेंट बॉक्स पर लिखें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आप आते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।